हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, वेक्टर जो है वेक्टर एंड स्केलर, इसका क्या हम लोग शॉर्ट रिवीजन देखेंगे कि कम से कम समय में इसको क्या पूरा चैप्टर को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट में सब कुछ चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। इसलिए आज हम लोग वेक्टर का शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी इसका पोर्शन देखेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का वेक्टर चैप्टर का। देखिए, वेक्टर में जो पहला जो टर्म आता है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको कि मापा नहीं जा सके, जिसको मापा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जिस भी राशि को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। ठीक है, तो जिसको हम लोग मेजर कर सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन, फोर्स, इटीसी। ठीक है, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, एरिया को भी, वॉल्यूम को भी, फोर्स को भी, ये सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जिसको मापा ना जा सके। ठीक है, इसमें क्या है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जिस भी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्या, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, स्वीटनेस ऑफ ए स्वीट, यानी कि मिठाई की क्या मिठास। ठीक है, कि कोई भी मिठाई कितना मीठा है। ठीक है, दूसरा बात क्या, वाइटनेस ऑफ स्किन। ठीक है, तो वाइटनेस ऑफ स्किन को हम लोग क्या केवल कंपेयर कर सकते हैं, इसको मेजर एग्जैक्टली मापने का कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जा सके वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा नहीं जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। तो अदिश वह राशि होती है जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अदिश क्या, वह राशि होती है जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या अदिश कहते हैं। ठीक है, तो अदिश को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसी को हम लोग अदिश कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब इटीसी। उसके बाद आता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप लोगों को अगर नोट्स बनाना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन अपन अभी डिस्कस करते जाते हैं सब टॉपिक को, क्योंकि शॉर्ट में करना है कम से कम समय अपन को। और वेक्टर भी एक ऐसा मतलब टॉपिक है ये चैप्टर कि इसका यूज पूरे फिजिक्स में आपको पड़ेगा। अभी से लेकर के लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ तक वेक्टर का यूज पड़ता है। तो ये वाला लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका के परिमाण, दिशा दोनों हो। ठीक है, यानी क्या होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, परिमाण, डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि सदिश क्या, वह राशि होती है जिसका क्या परिमाण हो, दिशा हो, और यह क्या वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे करता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीन कंडीशन है। पहला क्या, मैग्नीट्यूड हो यानी कि परिमाण हो, दूसरा क्या, डायरेक्शन हो, और ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए वेक्टर के लिए क्या क्या कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वांटिटी है करंट। करंट में क्या होता है कि देखिए, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि करंट का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, करंट के पास ये मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो कंडीशन है वेक्टर के लिए, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको क्या करता है, करंट फ्लो नहीं करता है। तो वो चलते इसको करंट को क्या स्केलर मान लिया गया है। तो करंट क्या होता है, वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा रहने के बावजूद भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। और दूसरी बात है इसका क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए वेक्टर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, ये शो करने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टू बी रिप्रेजेंटेड। देखिए पहला तो हम लोग क्या कहें कि इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर से इनिशियल पॉइंट से क्या फाइनल पॉइंट की तरह, फाइनल पॉइंट की तरह। और ये बोलता है कि अगर इट, हाँ उसके बाद बोलता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टू बी रिप्रेजेंटेड। बोलता है वेक्टर का जो लेंथ होता है ना वो इसमें क्या एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग के हैं ये वेक्टर है, हम लोग कहें कि ये बोलते कि ये क्या है 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इसी को हम लोग अगर ऐसे दिखाएंगे ना तो ये क्या 10 न्यूटन का फोर्स। तो 10 न्यूटन का जो एरो होगा ना थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, 5 न्यूटन के रिस्पेक्ट। तो इसलिए बोला जाता है कि ये एरो की जो लंबाई है ना वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे हम लोग क्या फोर्स है तो फोर्स के ऊपर ये एरो लगाते थे, ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी के ऊपर में हम लोग एरो लगा देते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन के ऊपर में ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ भी जिस भी क्वांटिटी के ऊपर में एरो लगा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका ग्राफिक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन मतलब क्या, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नोटेशन में हम लोग जैसे जैसे हम लोग कहेंगे कि ए बी एंड सी ETC आर द सिंबल्स यूज टू डिनोट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि वेक्टर ए बराबर कितना 2 मीटर ड्यू ईस्ट। 2 मीटर ये फोर्स लग रहा है किधर, ईस्ट की तरफ। बी बराबर कितना, देखिए एरो लगा हुआ मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ हमें क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर में भी क्या वेक्टर ए, हाँ देखिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे ए बराबर कितना 2 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, अब देखिए वेक्टर जहाँ भी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी लिखे, यहाँ भी वेक्टर के ऊपर एरो लगा हुआ है, यानी कि ये क्या वेक्टर, तो वेक्टर के साथ साथ हम लोग क्या मैग्नीट्यूड तो लिखे, इस साथ साथ इसका डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी लिखे। जैसे g इज इक्वल टू क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या g का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्टिकली डाउन मतलब क्या नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इफ वेक्टर ए, हाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर्स ETC आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। देखिए किसी भी इसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ठीक है, वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 2 है, तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 4 मीटर। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या वेक्टर ए बराबर कितना 2 मीटर, तो हम लोग क्या किए इसमें मॉड लगा दिए। तो यहाँ भी मॉड लगा दिए, तो जहाँ भी मॉड लग जाएगा वहाँ क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ उसके बाद बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन बी निगेटिव। हाँ उसमें बोला जाता है कि किसी भी इसमें है कोई भी जो है ना मैग्नीट्यूड जो होता है ना किसी भी वेक्टर का वो होता है क्या स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग क्या यहाँ पर मॉड ले लिए, मैग्नीट्यूड मतलब क्या 2, तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ भी वेक्टर बी बराबर कितना 4 ले लिए, तो ये भी क्या 4 क्या स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो बात बोला जाता है कि मॉड जो है ना किसी भी वेक्टर का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या पॉजिटिव है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग मॉड में ले लेते हैं ना तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। निगेटिव में मोड में आने के बाद कोई भी नंबर निगेटिव में नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ दूसरा क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे वेक्टर जैसे v1 बराबर कितना 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट।
देखिए इस पे कोई भी पेपर पे हम लोग ईस्ट किधर होता है इधर, नॉर्थ किधर होता है इधर, साउथ किधर होता है इधर, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इधर ईस्ट इधर क्या वेस्ट। अब हमें क्या v1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। देखिए हम लोग v1 बराबर इधर देखिए और ईस्ट की तरफ दिखा दिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखो उसमें क्या है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या बोलता है, देखिए किधर गया, हाँ इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मतलब उसको बराबर है, हाँ इक्वल मतलब समान सदिश। इक्वल वेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, समान सदिश। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको वो लोग लिख लीजिएगा नोट्स बनाने टाइम पे। तो बोलता है कि दो वेक्टर को समान सदिश तभी कहा जाता है जब क्या दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों ही सेम हो। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा, इक्वल वेक्टर या समान सदिश, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों ही सेम हो। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर क्या कहें, जो जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या दोनों ही समान हो। ठीक है, तो अब देखिए निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या कहता है कि द निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द गिवन वेक्टर। ठीक है, बोला था कि दो वेक्टर, निगेटिव मतलब ऋणात्मक सदिश बोला था है। इसको बोलता है कि दो कोई भी ऋणात्मक किसी भी सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या बराबर हो लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या बराबर हो लेकिन क्या डायरेक्शन क्या हो। जैसे इन दोनों का ए और ए का देखिए डायरेक्शन क्या है इधर, और इसी का हम लोग क्या किए, डायरेक्शन क्या किए उल्टा कर दिए, तो ये क्या हो गया माइनस ए। तो ए का निगेटिव वेक्टर क्या हो गया माइनस ए। इसमें क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए एंगल बिटवीन जो टू वेक्टर होता है ना कि दो वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन के बीच, यहाँ क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये एंगल जो होता है दोनों वेक्टर का उसमें हाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है ना वो होता है कि दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच। जैसे देखिए वेक्टर ए क्या इधर की तरफ है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेक्टर ए किधर है इधर की तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया इधर की तरफ। अब वेक्टर बी किधर है उधर की तरफ, वेक्टर ए क्या इधर है और वेक्टर बी उधर। अब इन दोनों के बीच एंगल बनने वाला कौन सा है ये, तो ये जो थीटा है ये हम लोग कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। ठीक है, जैसे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि दो वेक्टर हैं, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी ये है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच अगर हम एंगल पूछेगा तो ये मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, अब पूछेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या इधर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या उधर है। तो अब ए और बी के बीच का एंगल क्या होंगे, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर क्या थीटा। यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर क्या थीटा। अब अगर हम कहें कि वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी बताइए, तो वेक्टर ए देखिए क्या इधर की तरफ है, वेक्टर ए तो क्या इधर है, ये बी किधर है इधर, तो माइनस बी किधर हो जाएगा इधर की तरफ माइनस बी। तो वेक्टर ए इधर हो गया, इसको फिर से डायग्राम बनाता हूँ अलग से। तो वेक्टर ए देखिए इधर है, वेक्टर बी इधर है और माइनस बी किधर हो जाएगा बी का जस्ट उल्टा, बी का जस्ट उल्टा क्या माइनस बी हो जाएगा। अब अगर पूछेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन क्या वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो अब कौन सा एंगल हो जाएगा देखिए ये। अब हम लोग क्या लाइन ऑफ एक्शन ए का किधर है इधर की तरफ और माइनस बी का क्या इधर है, तो अब ये क्या एक
बन जाएगा एंगल। तो ये कितना, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो रहा कितना 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी 180 माइनस क्या थीटा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी बराबर 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम अगर कहें कि एंगल बिटवीन माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो देखिए वेक्टर ए इधर है तो माइनस वेक्टर ए क्या इधर है, तो माइनस वेक्टर ए किधर है, इधर हो जाएगा, और बी इधर हो जाएगा। ठीक है, ए इधर बी इधर और क्या माइनस ए इधर। तो अब हम अगर हम पूछे कि एंगल बिटवीन माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखिए ये थीटा थी, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो वे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए एंड एंगल, ये कितना हो जाएगा माइनस वेक्टर ए निगेटिव वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए इधर था तो माइनस ए किधर इधर हो जाएगा, और बी किधर इधर। तो ये एंगल कितना, अगर ये थीटा है तो ये कितना 180 माइनस थीटा। चूंकि ये टोटल कितना बनता है यहाँ से यहाँ तक 180, 180 में से थीटा ये है, तो ये बचा हुआ कितना 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि अगर देखिए ए इधर, तो माइनस ए किधर इधर हो जाएगा, और माइनस बी किधर इधर हो जाएगा। चूंकि बी इधर था और ए इधर था, तो ए इधर, तो ए क्या है इधर की तरफ, तो माइनस ए क्या इधर की तरफ, और बी उधर तो माइनस बी इधर। तो अब ये एंगल थीटा, तो अगर हम पूछे कि एंगल बिटवीन माइनस वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा थीटा, बराबर कितना थीटा। ठीक है, यानी कि कितना एंगल बिटवीन माइनस वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे का क्या है टॉपिक। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में वो है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ क्या वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को ऐड करने का कौन कौन सा लॉ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इसमें क्या तीन लॉ है वेक्टर एडिशन का। तो पहला क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर उसको हिंदी में दोहरा देंगे। देखिए बोलता है इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, क्या इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in order, then their resulting or sum is represented by the third side of the triangle are taken in reverse order। बोलता है कि हिंदी में इसको समझा देता हूँ। क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर, ठीक है मान के चलते कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, बोलता है कि दो वेक्टर अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा के द्वारा, दो वेक्टर अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा के द्वारा एक क्रम में निरूपित किया जाए। ठीक है, अगर कहा जाए कि दो वेक्टर किसी त्रिभुज के दो भुजा के द्वारा एक क्रम में निरूपित किया जाए, एक क्रम मतलब क्या, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है एक क्रम में निरूपित किया जाए, तब इन दोनों का जो परिणामी वेक्टर होगा वो क्या इनके विपरीत क्रम में और थर्ड साइड के द्वारा निरूपित किया जाएगा। यानी कि दो वेक्टर क्या त्रिभुज के दो भुजा के द्वारा एक क्रम मतलब क्या जहां एक खत्म वहां से दूसरा शुरू। तब बोलता है कि इन दोनों का परिणामी मतलब क्या रिजल्टेंट
वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा, तीसरा भुजा क्या है, ये है, इसके द्वारा क्या विपरीत कर मतलब क्या, देखिए जहां से ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू हुआ, लेकिन यहां से देखिए जहां से ये शुरू हुआ वहीं से ये शुरू हो गया, और जहां ये खत्म हो रहा वहां, तो ये क्या विपरीत क्रम है, तो ये क्या तीसरे भुजा के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं चूंकि शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए मान के चलिए कि ये वेक्टर ये है दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये, तो इन दोनों का हम लोग मान लेते हैं कि आर बराबर कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए प्लस। अब देखिए ए प्लस बी तो हो गया, लेकिन ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या इन दोनों के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना, ये थीटा एंगल पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के कोण पर करता है निर्भर। जैसे हम लोग कहे कि अब आर स्क्वायर बराबर कितना, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए इधर आर, हाँ देखिए, हाँ इधर आर स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब देखिए आर का स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर कितना, तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी किधर है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। तो अलग अलग वेक्टर के बीच एंगल निकालना भी आप लोग को बता दिए अभी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कौन सा हो गया एंगल, हाँ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कितना मैग्नीट्यूड होगा जाएगा, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब बोलता है कि दोनों दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जो मैक्सिमम होगा ना वो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी के वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यूज होगा वो कितना, ए प्लस बी। ऐसा कब होगा, जब दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन क्या सेम, देखिए वेक्टर ए भी इधर है वेक्टर बी भी इधर है, तो दोनों के बीच क्या, दोनों का सेम डायरेक्शन है, जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों क्या सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेक्टर ए का भी डायरेक्शन क्या, एरो इधर की तरफ है, बी का भी क्या इधर है, यानी कि दोनों का क्या है, दोनों का क्या है उसमें, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जब कब, थीटा बराबर 0। उसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू मिनिमम कब होगा, मिनिमम कितना होगा, ए माइनस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, मिनिमम कितना होगा, ए माइनस बी, और कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर, यहाँ से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी, और मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा कितना इन दोनों वैल्यू के बीच लाई करेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच लाई करेगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मिनट देखिए, हाँ एक क्वेश्चन है देखिए, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है ये, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स
कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू इसमें बोलता है कि क्या 10 न्यूटन और 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का दो फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या ये सब हो सकता है क्या? ये क्या है 3 न्यूटन, बी में क्या है 4 न्यूटन, सी में 8 न्यूटन, डी में 16 न्यूटन और ई में 18 न्यूटन। हाँ यही है, चलिए देखते हैं। बोलता है कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन बी इक्वल टू। बोलता है कि क्या दो फोर्स 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का परिणामी, ये देखिए ये ऑप्शन नहीं है ABCD, ये अलग अलग केस है। तो बोलता है कि ये अलग अलग क्या हो सकता है क्या? तो देखिए इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो दो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? A प्लस बी बराबर मैक्सिमम कितना होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर बी बराबर कितना? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? A प्लस बी, यानी कि कितना 10 प्लस 6 बराबर कितना 16 मैक्सिमम ये। और A प्लस बी मिनिमम कब होता है? कितना होता है? बराबर A माइनस बी। तो A माइनस बी बराबर कितना 10 माइनस 6 बराबर कितना 4 न्यूटन। ये कितना 16 न्यूटन और ये कितना 4 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से यानी कि न्यूनतम वैल्यू कितना हो सकता है दोनों फोर्स का 6 और 10 का 4 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 16 न्यूटन। तो अब ये बचा, और जितना रिजल्टेंट होगा ना क्या इन दोनों के बीच में ही। ठीक है, दो फोर्स का मैक्सिमम कब होता है 10 न्यूटन 6 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 16 न्यूटन। जब क्या सेम डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में कितना 6 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम कितना हो गया, ठीक है 16, और मिनिमम कितना 4। तो यानी कि अगर कोई मैग्नीट्यूड इससे कम है तो वो नहीं हो सकता, और इससे 16 से ज़्यादा है तो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या 3 क्या है, यानी कि क्या 4, और जो भी इसका रिजल्टेंट कितना होगा जो 4 और 16 के बीच लाइक करेगा। तो 4 है, देखिए 3 क्या 4 और 16 के बीच में लाइक कर रहा है क्या, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर क्या 4 है तो 4 हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, फिर 8 है कि 8 क्या 4 और 16 के बीच में है क्या है, फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 होगा क्या, नहीं हो पाएगा, नहीं, क्योंकि ये 16 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब एक सवाल आप लोग के दिमाग में राइज होगा कि सर ये इतना सारा रिजल्टेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए जब दोनों के बीच 0 डिग्री था तो कितना 16 हुआ, जब 180 डिग्री हो गया तब कितना 4। तो इन दोनों के बीच का भी तो कोई एंगल हो सकता है, जिससे 6 न्यूटन इधर है 10 न्यूटन इधर है, तो तब रिजल्टेंट कितना होगा 4 और 6 के बीच में अलग अलग एंगल पे है। इसका अलग अलग एंगल पे दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या वैल्यू होगा कितना 4 और 6 के बीच में ही, मैक्सिमम 16 और मिनिमम 4, इससे ज़्यादा ना तो कम होगा। ठीक है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज मतलब क्या, जिनके आमने सामने की भुजा समान और बराबर, समानांतर और बराबर हो। क्या जिसके आमने सामने की भुजा क्या समानांतर और बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। ये भी क्या आमने सामने की भुजा क्या समान और समानांतर और बराबर हो। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट और सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बोलता है कि अगर दो कोई भी वेक्टर बोला जाता है, कि बोलता है कि कोई दो वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, बोलता है कि ये दोनों अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे वेक्टर ए इधर नीचे वाला साइड है और ये क्या ऊपर वाला साइड, तब बोलता है इन दोनों का रिजल्टेंट है ना पैरेललोग्राम के डायगोनल यानी कि विकर्ण के द्वारा निरूपित किया जाएगा। ठीक है, यही कहता है क्या पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर अगर क्या दो भुजा के द्वारा निरूपित किया जा रहा है, तब इसका क्या इसमें
रिजल्टेंट इधर से पास करेगा। अब देखिए एक टर्म आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यहाँ से बहुत ही काम की चीज़ें हमारे लिए शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसका हमें बहुत ही आगे ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए यूनिट वेक्टर होता है कि बोलता है ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। बोलता है कि कोई भी यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई भी वेक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते थे। इसे यूनिट वेक्टर कितना, इसमें क्या हम लोग उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से यानी कि मॉड से हम लोग क्या डिवाइड करते थे, ये क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बोलता है कि यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देयरफॉर यू हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट वेक्टर का क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। बोलता है यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना, वो वेक्टर सी के समान ही होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है वेरिएबल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसमें बोलता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर चेंजेज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल यूनिट वेक्टर। बोलता है कि अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का समय के साथ क्या दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल यूनिट वेक्टर, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर चेंजेज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर दिशा में चेंजिंग हो रहा है समय के साथ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल यूनिट वेक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर बोलता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डज नॉट चेंजेज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि अगर किसी वेक्टर का समय के साथ दिशा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स बनाना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। अपन डिस्कशन शॉर्ट में करते जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल जो है ना, बोलता है कि वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब बोलता है कि अगर देखिए, अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए अगर वेक्टर एक्स डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस किधर होता है, एक प्लेन में अगर एक्स एक्सिस इधर है, देखिए अगर एक प्लेन की बात करें तो एक्स एक्सिस क्या इधर है और वाई एक्सिस उधर है, तो वो जेड एक्सिस किधर, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इन दोनों लाइन के पर यानी कि ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हम लोग हवा में लाइन तो नहीं खींच सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस। अब बोलता है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हमेशा ही आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वेक्टर होगा उसको हमेशा हम लोग क्या आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी यूनिट वेक्टर होगा हम लोग क्या जे कैप से करेंगे। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो भी होगा यूनिट वेक्टर, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या के कैप, ठीक है। तो ये हमेशा, और ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या लेंगे, आई कैप। वही अगर बात करें निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। आई कैप मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और माइनस आई कैप मतलब क्या, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर वही क्या कि जे कैप, तो क्या वाई एक्सिस की तरफ क्या, जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, वही अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप। अब देखिए इसमें क्या, के कैप क्या, जेड एक्सिस किधर है, ऊपर की तरफ, तो इधर क्या होगा यूनिट वेक्टर के कैप। लेकिन वही निगेटिव जेड एक्सिस बात करें तो क्या, प्लेन से अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ तो हम लोग लाइन नहीं, तो अंदर की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आया समझ में आपको। इसका देखिए जैसे हम लोग कहेंगे, एक चीज और आप लोग को समझा देता हूँ।
देखिए, और देखिए प्लेन में देखिए डायरेक्शन बताने के लिए कोई भी प्लेन है, जैसे हम लोग क्या नॉर्थ साउथ, तो हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसे कहते हैं कि जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो क्या मतलब जिधर सूर्य उगता है उधर पूरब, उसके विपरीत दिशा में पश्चिम। लेकिन प्लेन बात करें तो हम लोग इस टाइप से, इसको हम लोग क्या ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को क्या साउथ, इधर वाले को क्या ईस्ट और इधर वाले को क्या वेस्ट। ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर हमें दिया गया है कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ F1 बराबर कितना है 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, यानी कि F1 कोई फोर्स लग रहा है किधर है, इधर ईस्ट की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 न्यूटन। तो इसको हम लोग क्या यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, कितना 2 न्यूटन, और आई क्या है एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक है, तो अगर हमें कहेगा F2 बराबर 3 न्यूटन ड्यू वेस्ट, अब यानी कि पश्चिम की तरफ, तो पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो अब देखिए इधर कितना 3 न्यूटन, और इधर क्या पॉजिटिव आई कैप रहता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर क्या निगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, वही अगर बात करें F3 इज इक्वल टू कितना 4 न्यूटन, और किधर ड्यू नॉर्थ, तो ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन है, नॉर्थ की तरफ कौन सा होता है ये वाई एक्सिस, तो इधर क्या जे कैप, तो 4 न्यूटन जे कैप। अगर F4 बात करें 5 न्यूटन ड्यू क्या साउथ, तो साउथ की तरफ कौन सा नॉर्थ जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या मतलब स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, यानी कि कोई भी वेक्टर जो कि किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बतलाता है, तो यानी कि कोई भी वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, कोई वेक्टर जो किसी पॉइंट के स्थिति को बतलाने का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ तो क्या बोल रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज वेक्टर विथ द हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है कि किसी पॉइंट का पोजीशन हम लोग क्या करते हैं वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखिए हम लोग जैसे आपसे हम घर कहीं भी लोकेशन, किसी भी चीज़ का लोकेशन पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या कहिएगा कोई एक लैंडमार्क बताइएगा। जैसे बताइएगा कि आप बोर्ड ऑफिस चौराहे पे जाइए, फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, फिर वहाँ से पहुँच जाइए। तो आप क्या करते हैं किसी चीज़ को एक लैंडमार्क लेते हैं। जैसे आपने क्या बोर्ड ऑफिस चौराहे को यहाँ पे क्या किया लैंडमार्क लिया। ठीक है, तो लैंडमार्क ले करके फिर उसके रिस्पेक्ट में आप बताते हैं कि किधर से किधर जाना है आपको। ठीक है, लैंडमार्क ले करके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लैंडमार्क लेकर के तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। लेकिन हम लोग क्या पेपर पे बात करें तो पेपर पे हमें लैंडमार्क के रूप में क्या लेते हैं ओरिजिन को लेते हैं। ओरिजिन के सापेक्ष में हम लोग बताते हैं कि फिर इसका पोजीशन क्या है। जैसे हम लोग क्या इस बी पॉइंट का पोजीशन हमें बताना है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ओरिजिन से हम लोग क्या पहले ए पॉइंट पे जाते हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं बी पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये क्या ओ से ए पहुंचे, ए से फिर कहाँ बी पहुंचे। तो यहाँ से हम लोग क्या सकते हैं वेक्टर ओ बी बराबर क्या वेक्टर ओ ए प्लस क्या वेक्टर ए बी। ठीक है, यानी कि वेक्टर ओ बी कौन सा ये वाला वेक्टर होता है, ये कौन सा वेक्टर ओ ए प्लस क्या वेक्टर ओ बी। हम लोग बताए थे ना ट्राइंगल लॉ, अगर ये है तो ये कितना इन दोनों के सम के बराबर। तो
अब देखिए इधर हमने पहले कितना वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ओ बी बराबर कितना ओ ए प्लस क्या ए बी, ठीक है। तो अब ओ ए बराबर कितना ओ ए किधर हम लोग जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या ओ ए आई कैप ले लिए। फिर क्या जा रहे हैं ए बी किधर वाई डायरेक्शन पे, क्या ए बी जे कैप ले लिए। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आर बराबर एक्स, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना एक्स, तो एक्स आई कैप। फिर क्या ओ बी ए बी का कितना वाई कैप, तो हम वाई ले लिए। तो कितना हो गया वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी पॉइंट का क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस क्या वाई जे कैप। अब अगर हम बात करें कि ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर का तो इसका देखिए पाइथागोरस से हम लोग लगाए, तो आर स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, तो ये क्या एक्स है वाई, तो ये क्या इन दोनों का स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पोजीशन वेक्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखिए सपोज मान के चलिए कि ये वेक्टर है ए और वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर सी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल का थर्ड साइड है। तो बोलता है कि ये वेक्टर सी किससे ए और ये से मिलके बना होता है। देखिए कंपोनेंट मतलब होता है कि क्या कोई भी चीज पार्ट्स, मतलब जिस चीज से कोई भी चीज मिलके बना हुआ है। जैसे ये पेन है सपोज, तब ये मान लीजिए कि ये पेन या ये पेन, ठीक है, कोई भी पेन लीजिए। तो ये किससे रिफिल से मिलके, शीशा से, कवर से, हर चीज से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या कहेंगे ये रिफिल हो गया और ये सब शीशा क्या हो गया सब इसका कंपोनेंट हो गया। तो जिन सब चीजों से कोई भी चीज मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसका कंपोनेंट। तो यही देखिए अब वेक्टर ए वेक्टर सी जो है किससे मिलके बना है ए और बी से मिलके। चूंकि वेक्टर सी क्या है ए और बी का क्या है रिजल्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर सी का क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो वही इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना ए प्लस बी, तो देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो अगर ए और बी से मिलके क्या सी मिलके किससे किससे बना हो ए और बी से, तो हम लोग ए और बी को क्या कहेंगे सी का कंपोनेंट। हाँ उसके बाद बोलते हैं इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ सी। देखिए अगर बोलता है कि ए और बी क्या है परपेंडिकुलर एक दूसरे के और इसका रिजल्टेंट क्या है सी है, तब हम लोग ए और बी को क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर कितना सी कॉस थीटा और वेक्टर बी बराबर कितना सी साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं ना, अब हम लोग देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और लास्ट का ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो पूरे वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए आता है कि डॉट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में पहला कौन सा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोलता है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिटेन एज वेक्टर ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर ए और डी कितना ए और वेक्टर ए और बी के डॉट के रूप में लिखा जाता है। और डिफाइंड कैसे किया जाता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या कॉस थीटा। तो फिर यहाँ के थीटा यहाँ पे क्या है वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, तो वेक्टर ए और बी अगर क्या होता है इसका एंगल कितना है 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो वेक्टर जहाँ देखिए वेक्टर ए इधर है वेक्टर ए इधर है वेक्टर बी इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या कॉस थीटा। अगर हम कहें कि अगर इनके बीच का ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री से क्या कम है, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। चूंकि जीरो से लेकर के क्या 90 तक क्या होता है थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। अगर वहीं क्या है ए डॉट बी और ए बी कहाँ क्या है परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो थीटा कितना 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो a डॉट बी बराबर कितना 0। वही अगर बात करें a डॉट बी, अगर cos अगर ज़्यादा हो जाए 90 से ज़्यादा, तो अगर यानी कि देखिए वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर, तो जब इस कंडीशन में जब एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो a डॉट बी क्या हो जाएगा लेस देन 0, तब क्या हो जाएगा वैल्यू 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग क्या वेक्टर अलजेब्रा। इसका नोट्स आप लोग जो है ना पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट कहता है ए डॉट बी बराबर कितना बी डॉट ए। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर का जो हो जाएगा कितना डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर कितना बी डॉट ए। तो इसी को हम लोग क्या कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना बी डॉट ए। यानी कि हम लोग इसका क्या ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो इसका क्या वैल्यू सेम रहता है। उसी तरह से कि अगर एम किसी एक वेक्टर में एम से मल्टीप्लाई, एम क्या कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तब भी इन दोनों का जो वो होता है ना डायरेक्शन, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। एम ऑफ ए डॉट बी बराबर कितना ए डॉट एम ऑफ बी। उसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी बराबर कितना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे दोनों का ए का पहले क्या बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा ए डॉट बी। ए का बी से मल्टीप्लाई क्या क्या कितना ए डॉट बी, फिर ए का सी से कितना ए डॉट सी। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम कहें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता था मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पूछें कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कैप, तो ये क्या था ए के जगह पे आई कैप, बी के जगह पे भी आई कैप। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ क्या आई कैप, मॉड ऑफ क्या फिर से आई कैप क्या कॉस थीटा। तो देखिए आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और क्या यूनिट वेक्टर का फिर आई का भी यूनिट में। और देखिए आई और आई, तो आई भी क्या एक्स डायरेक्शन में और आई भी क्या दूसरा भी आई एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो cos 0 बराबर कितना 1, यानी कि आई डॉट आई बराबर कितना हो गया 1। उसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे जे डॉट जे के बीच कितना 1 इंटू 1 इंटू जे और जे के बीच कितना cos 0 बराबर कितना 1। उसी तरह से क्या के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा, ये भी कितना 1 इंटू 1 इंटू cos 0। के और के बीच का भी एंगल कितना बनेगा 0, तो ये क्या 1। लेकिन अब अगर हम मामला थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर हम कहें कि आई डॉट जे, क्या आई डॉट जे, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और क्या कॉस थीटा। तो देखिए मॉड ऑफ आई कितना 1 का मैग्नीट्यूड कितना 1 और जे का कितना 1, और देखिए आई और जे के बीच किधर आई इधर बनता है, आई इधर और जे इधर, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 90। तो यानी कितना cos 90 का वैल्यू 0, तो यानी कि आई डॉट जे बराबर कितना। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में